हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सब है आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके पास जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट हैगा उसकी यूनिट नंबर 4 आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम हैगा मैनेजमेंट एंड मीटिंग। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई रेगुलर का स्टूडेंट हो, सोल का स्टूडेंट हो, चाहे एनसी वेब वगैरह या इग्नू वगैरह का भी अगर कोई स्टूडेंट इसे देख रहा है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर लिए जाएंगे। इससे पहले की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की 3 यूनिट हैंगी सिलेबस में, वो सारी मैं पिछली वीडियो में कवर करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको तीनों यूनिट्स की जो वीडियोज हैं वो सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। आज हमें देखनी है यूनिट नंबर 4, तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी यूनिट को। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 4 का नाम है आपका मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इसमें आपको पढ़ना है किसके बारे में कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और मतलब मैनेजमेंट में कौन कौन आता है और क्या क्या चीजें होती हैं और मीटिंग्स क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा सिलेबस है, देखिए ये मैं लेकर आया हूँ जो जो कंटेंट आपका सिलेबस में गिवन है टॉपिक, वही सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें नहीं लिए गए हैं। बाकी जो बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं उसमें कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी गिवन है जो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस हैगा उसमें गिवन नहीं है, तो वो सारे को टॉपिक मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है डायरेक्टर क्या होते हैं। तो डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। क्या बोला गया है, डायरेक्टर को सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में बताया गया है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया जाए किसमें, किसी कंपनी के बोर्ड में, मतलब कंपनी को संभालने के लिए एक तरीके से, उसे कहा जाता है डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, तो जब कई सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक कंपनी में एक डायरेक्टर तो होता नहीं है, काफी सारे डायरेक्टर होते हैं कई कंपनियों में, तो जब वो सारे डायरेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको मिलकर बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। A company being an artificial person act through director. The board of director has an important role in company governance. It sets the strategic direction of business. क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो उसके लिए कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके जो भी काम होते हैं कंपनी के बिहाफ पर वो उस कंपनी का डायरेक्टर करता है, उसे प्रेजेंट करता है। जो डायरेक्टर का रोल होता है वो एक जो सबसे मेन रोल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना कंपनी को, मतलब कंपनी को किस डायरेक्शन में वर्क करना है ये कौन बताता है, डायरेक्टर ही बताता है कंपनी का। अब है हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं या कितने होने चाहिए। सेक्शन नंबर 149 बताता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की। तो एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर एंड शैल हैव, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा कंपनी का उसमें सारे इंडिविजुअली होंगे, कोई भी कंपनी या दूसरी एंटिटी किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती है। अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। मिनिमम डायरेक्टर बताए हैं कि एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने ही होने चाहिए, एक प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। अब मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर, और मैक्सिमम डायरेक्टर होंगे वो कितने हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर किसी कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो उसके लिए उस कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ये वाली डायरेक्टर वाली जो कंडीशन है वो किस पर अप्लाई नहीं होती है, सेक्शन 8 कंपनी पर, और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उन पर डायरेक्टर की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट है 1 रेजिडेंट डायरेक्टर। तो एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बोला गया है जो कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बताए गए हैं उनमें से एक डायरेक्टर इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। इंडिया का रेजिडेंट होने से मतलब क्या है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा रहा हो, 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा रहा हो, वो कहलाता है रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन इससे कम रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है और वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, मतलब बन सकता है लेकिन कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। In case of newly incorporated company, the requirement shall apply proportionately at the end of financial year in which it is incorporated. क्या बोला गया है, अगर कोई कंपनी
बनी ही ईयर के उस टाइम पर है जब उस साल में 182 डेज बचते ही नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोपोर्शनेटली देखा जाएगा कि उसको कितने टाइम वाले डायरेक्टर को रहना जरूरी है अगर रेजिडेंट देखना है तो। मान लीजिए कोई कंपनी अगर 160 डेज के लिए इस टाइम पर इनकॉर्पोरेट होती है कि अब उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने में 160 डेज रह जाते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि उस प्रोपोर्शन के बेसिस पर कितना मिनिमम टाइम होना चाहिए किसी को रेजिडेंट बताने के लिए। फिर है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्टर क्या होती है। तो डायरेक्टर एज एन एजेंट। तो लॉर्ड जस्टिस क्लियरेंस ऑब्जर्व दैट द कंपनी कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन पर्सन, इट कैन एक्ट थ्रू डायरेक्टर एंड इन केस एज रिगार्ड दोज डायरेक्टर मेयरली द ऑर्डिनरी केस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या बोला गया है कि डायरेक्टर कैसे वर्क करता है, एज अ एजेंट वर्क करता है। तो जो लॉर्ड जस्टिस ये आउट ऑफ इंडिया का केस हैगा, तो जस्टिस कैरेंस जो थे उन्होंने ये देखा कि कंपनी अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती है, उसके लिए उसे किसी को हायर करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी के बिहाफ पर काम करेगा, एक तरीके से कंपनी का एजेंट कहलाएगा। सो द डायरेक्टर इज एन एजेंट विद डिफरेंस दैट एजेंट इज अपॉइंटेड व्हाइल अ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय वोटिंग। तो ये कह दिया गया कि डायरेक्टर भी एक एजेंट ही माना जाएगा, लेकिन एक एजेंट को हम अपॉइंट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टर को कैसे करेंगे, डायरेक्टर को हम इलेक्ट करेंगे वोटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। तो इन ग्रेट ईस्टर्न राइट आरवाई कंपनी एंड टर्नर लॉर्ड सेबलन एलसी सेज द डायरेक्टर आर द मेयर ट्रस्टी और एजेंट ऑफ कंपनी, ट्रस्टीज ऑफ कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी, एजेंट इन ट्रांजेक्शन विच दे एंटर इनटू इन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये आपको केस दिया गया है। इस केस में क्या हुआ कि डायरेक्टर को बताया गया है कि डायरेक्टर मेयर एजेंट भी होता है और ट्रस्टी भी होता है। ट्रस्टी कैसे होता है, ट्रस्टी होता है जो कंपनी की मनी है, प्रॉपर्टी है, उसे संभाल के रखता है, और एजेंट ऐसे होता है जो भी कंपनी की ट्रांजैक्शन होती है वो कंपनी के बिहाफ पर करता है। तो ये दोनों काम करता है, ट्रस्टी का भी और एजेंट का भी। ये बाकी आपको केस लॉ बता रखा है। नीचे देखिए, सो डायरेक्टर आर ट्रस्टी विद डिफरेंस दैट डायरेक्टर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ कंपनी व्हाइल ट्रस्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम। क्या बोला गया है, डायरेक्टर एक, इससे ये क्लियर हो जाता है कि डायरेक्टर एक ट्रस्टी है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। डायरेक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है वो कंपनी के नाम पर एंटर होते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई ऑर्डिनरी ट्रस्टी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपने नाम पर करता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर। तो डायरेक्टर टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, सो टर्म्ड एज मैनेजिंग पार्टनर। हियर आल्सो दे कैन नॉट बी टर्म्ड एग्जैक्टली एज मैनेजिंग पार्टनर बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी अमंग देम। डायरेक्टर जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम मैनेजिंग पार्टनर भी कह देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली मैनेजिंग पार्टनर नहीं होता है क्योंकि उनके बीच में कोई भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है। फिर है डायरेक्टर एज ऑफिसर। तो डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर एंड definition of officer who is in default under section 260 include the term director in it, therefore director is rightly termed as officer of company। ये कैसे बताया गया है कि डायरेक्टर ऑफिसर भी होता है, ये बोला गया है जो कंपनीज एक्ट हैगा उसमें जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है उसमें ऑफिसर की भी और डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, इन दोनों की डिफाइन दी गई है। उस डिफाइन में बोला गया है कि डायरेक्टर ऑफिसर होगा, इसलिए डायरेक्टर को ऑफिसर माना जाता है। इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया, तो आप इसे इग्नोर मार सकते हैं पॉइंट को। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वुमेन डायरेक्टर की। क्या कोई वुमेन डायरेक्टर हो सकती है? तो एज पर सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन बी सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल हैव एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। सेक्शन 149 के सबसेक्शन 1 के जो प्रोवाइजो 2 है उसमें बताया गया है, कुछ कंपनी को क्लासिफाई करा गया है कि इन कंपनीज में एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। As prescribed under Rule 3 of the Companies Rule 2014, every listed company and every other public company having paid up share capital of 100 crore or more, turnover 300 crore or more shall appoint at least one woman director। अब कौन सी कंपनी है? तो ऐसी एक तो सारी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो, उसके अलावा जो अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। वुमेन डायरेक्टर नीड टू बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ ऑफ अबव कंडीशन बीइंग मेट। 6 महीनों के अंदर, जैसी ये कंडीशन जो ऊपर दी गई है ये पूरी हो जाती है, उनके 6 महीनों के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा कंपनी को।
Any casual vacancy of women director shall be filled by board at earliest but not later than immediate next board meeting for 3 months from the date of such vacancy whichever is later। क्या बोला गया है, अगर कभी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर की, कैजुअल वैकेंसी का मतलब हो जाता है किसी रीजन की वजह से वुमेन डायरेक्टर चली जाती है या हटा दिया जाता है, तो बोर्ड को 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करके और वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। The relevant date for paid up share capital and turnover criteria shall be as on last date of latest audited financial statement। जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पर देखा जाएगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट हैगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा ये क्राइटेरिया। नेक्स्ट है द कंसेप्ट एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब एक होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कौन होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये हैगा। तो विच कंपनी इज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर 50 करोड़ shall have at least 2 director as independent director as per rules 4 of Companies Act 2014। क्या बोला गया है, पहले तो ये बताया गया है किस किस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और कितने कितने होने चाहिए। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसमें जितने भी टोटल डायरेक्टर रहेंगे उसके 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने कंपलसरी हैं। उसके अलावा अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर उसकी जितनी भी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, तो प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब अगर एज पर सेबी द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल हैव एन ऑप्टिमम कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेयर द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज non-executive director, at least 1/3 of director shall comprise independent director, otherwise at least half of the board shall comprise of independent director। क्या बोला गया है, सेबी की जो रेगुलेशन 2015 में आई उनके अकॉर्डिंग अब क्या हो गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे किसी कंपनी में वो 2 टाइप के होंगे, एग्जीक्यूटिव भी और नॉन एग्जीक्यूटिव भी। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो कंपनी की फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जो और नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते। तो कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके अंदर दोनों तरीके के होने जरूरी हैं। जो चेयरपर्सन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। टोटल 1/3 डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और जो कि अगर कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है तो हाफ डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। अब बताया गया है आगे आपको मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये तो बता दिया अभी आपको क्या क्या कितने कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन मीनिंग क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो इट इज सेड दैट प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ कंपनी वुड प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। क्या बोला गया है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है वो अच्छी तरीके से प्रमोट हो पाएगी, अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बाहर वालों के साथ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने में ज्यादा अच्छे से कैपेबल होते हैं। To ensure the independency of independent director, the Companies Act has specified various attributes of independence through number of conditions. An independent director in relation to company means a director other than managing director or whole-time director or nominee director। क्या बोला गया है, जो कंपनीज एक्ट है उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ कंडीशंस बताई हैं कि अगर ये कंडीशन होंगी तो ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई होल टाइम डायरेक्टर है और कोई नॉमिनी है जो नॉमिनी डायरेक्टर है, तो फिर वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। अब देखिए क्या क्या है, तो हु इज इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पजेस रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। बोर्ड के अकॉर्डिंग उसके पास जितना क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज चाहिए उतना अगर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाया जा सकता है। हु इज और वॉज नॉट प्रमोटर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। जो पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो ना तो कंपनी के प्रमोशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, ना ही उसकी किसी सब्सिडरी होल्डिंग के प्रमोटर होना चाहिए। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। ना ही तो वो किसी प्रमोटर जो इस कंपनी का प्रमोटर है, इसकी होल्डिंग का प्रमोटर है या एसोसिएट का प्रमोटर है,
उसके साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए। Who has had no pecuniary relationship other than remuneration such as director or have transaction not exceeding 10% of total income of such amount as may be prescribed with company, its holding or associate or their promoter director during the two immediately financing year। क्या बोला गया है? ना ही तो उसकी कंपनी के साथ कोई प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब कोई भी लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जितनी उसकी रेम्युनरेशन है उतने तक की वो अमाउंट एज अ ट्रांजैक्शन कर सकता है कंपनी के साथ। अगर उसके अलावा कोई और भी ट्रांजैक्शन है उसकी कंपनी के साथ तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। फिर नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ड्यूरिंग टू इमीडिएटली फाइनेंशिंग ईयर। ना ही तो उस पर्सन का कोई रिलेटिव जिसको अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका कोई रिलेटिव भी कंपनी के साथ किसी कंपनी के शेयर नहीं होने चाहिए, उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा द इंडेप्टेड इन कंपनी विद होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और क्या बोला गया है? ना ही तो उसका कोई रिलेटिव या वो कंपनी के साथ इंडेप्टेड मतलब कंपनी के कर्जे में होना चाहिए 50 लाख से ज्यादा का, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा अगर 50 लाख से ज्यादा का इंडेप्ट है कंपनी के अंदर। उसके अलावा हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी कनेक्शन विद इंडेप्टनेस ऑफ कंपनी थर्ड पर्सन, कितने की? 50 लाख की। और क्या बोला गया है? अगर कोई पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है लेकिन या तो उसने या उसके किसी रिलेटिव ने गारंटी दे रखी है कंपनी के बिहाफ पर या थर्ड पर्सन के बिहाफ पर कंपनी को, कितने की? 50 लाख से ज्यादा की, तो फिर वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके अलावा हैज एनी अदर प्रिक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद कंपनी, या इसके अलावा और कोई भी प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड और हेल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी और हैज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी। क्या बोला गया है? और क्या कंडीशन बताई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए? कि ना तो वो कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन होना चाहिए, मतलब केएमपी की जो मेन पोजीशन होती है वो होल्ड नहीं करना चाहिए, ना ही कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, तभी वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। उसके अलावा इज or has been employee or proprietor of partner in any of three financial immediately preceding year in which he is proposed to be appointed। ये बहुत ज्यादा बाकी आपको कंडीशन दे रखी है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 6 देखिए हु पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के जो रूल 5 में जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई हैं अगर वो सारी पूरी करता है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, वरना वो नहीं बन सकता। तो ये थी आपकी 6 कंडीशन जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए जरूरी हैं। किसी भी पर्सन को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ये सारी कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए, अगर कोई भी वायलेशन होता है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 का सबसेक्शन 7 बात करता है तो एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन विच पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर there is any change in circumstance which may affect its status as independent director give a declaration that he made the criteria of independence। क्या बोला गया है? जिस भी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा वो जो फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें वो अपॉइंट होने के बाद पार्टिसिपेट करता है या फिर आगे आने वाले जितने भी ईयर हैं उनमें जो भी मीटिंग होगी सभी में उसे डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ वो जितनी भी कंडीशन है इंडिपेंडेंस होने के लिए वो सारी फुलफिल करता है, ये उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 का सबसेक्शन 8 बताता है द कंपनी दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय प्रोविजन रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसके अकॉर्डिंग जो भी अपॉइंट किया गया है उसे वर्क करना होगा। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कितनी रिम्यूनरेशन होती है? 149 सबसेक्शन 9 बताता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन एंड may receive remuneration by way of fee under section reimbursement of expense for participation in board and other meeting and profit related to commission as approved by member। क्या बोला गया है? किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कंपनी स्टॉक का ऑप्शन देती है वो नहीं देगी, सिर्फ उसे रिम्यूनरेशन देगी एज अ फी, सैलरी के फॉर्म में नहीं फीस के फॉर्म में देगी। उसके अलावा कोई भी अगर उसका एक्सपेंस इनकर हुआ है तो उसे रिम्बर्स करेगी। उसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट या कमीशन डिसाइड कर रखा है बोर्ड ने तो फिर वो मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आगे आपका
टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 10 बताता है। तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 consecutive ईयर ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनी बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोला गया है, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन आगे उसे दोबारा से रीअपॉइंट भी किया जा सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। 2 consecutive term and cooling off period section 149 subsection 11 बताता है no independent director shall hold office for more than 2 consecutive terms of 5 years but such independent director shall be eligible for appointment after the expiry of 3 years of ceasing to become an independent director. In simple word there shall be cooling period of 3 years. क्या बोला गया है, ये तो अभी ऊपर बोला कि एक साथ में 5 लगातार सालों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद आगे अगर कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसके और पीरियड को रीअपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अब नीचे आपको कंडीशन बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा कोई डायरेक्टर को आप 2 consecutive ईयर मतलब 2 टर्म कितने कितने 5-5 साल की मतलब टोटल 10 साल के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। 10 साल से के लिए अगर आपने अपॉइंट कर लिया है या 5 साल के लिए भी अपॉइंट करा है, उसके बाद उस डायरेक्टर को आप अगले 3 साल तक दोबारा अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो। ये उसका कूलिंग पीरियड कहलाता है। ये हो गया आपका डायरेक्टर से रिलेटेड, जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, सेक्शन 151 डील करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। अब कई बार क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं वो भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो उसका कैसे होता है, तो लिस्टेड कंपनी में है 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर इन मैनर एंड टर्म्स एज कंडीशन में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 7 ऑफ कंपनीज रूल 2014। क्या बोला गया है कि कई बार क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं उनका भी अपॉइंट किया हुआ एक डायरेक्टर होता है कंपनी के अंदर। इसके बताता कौन है, तो रूल 7 बताता है इसके बारे में कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन स्मॉल शेयर होल्डर मीन शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000। स्मॉल शेयर होल्डर कौन से बताए गए हैं इसमें, वो शेयर होल्डर जो कि 20,000 से कम वैल्यू के शेयर होल्ड करते हैं उन्हें स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाता है। अब देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो सच डायरेक्टर शैल नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। क्या बोला गया है, जो ये स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर होगा इसकी रोटेशन से इसे रिटायर नहीं किया जा सकता। सच डायरेक्टर टेन्योर एज स्मॉल शेयर होल्डर शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 consecutive ईयर। इसका जो टाइम पीरियड होगा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था उसका 5 साल था, लेकिन इसका 3 ईयर का ही टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट है ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार अगर इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आप इसे दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल होल्ड इन पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट सेम टाइम। कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर किन्हीं 2 कंपनी से ज्यादा में नहीं हो सकता है। 2 कंपनी में कोई भी पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर बन सकता है। उसके अलावा इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज वन ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। और जो इस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा, पोस्टल बैलेट की इलेक्शन से होगा। आगे आएगा आपका कंसेप्ट एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। अब आएगा एक डायरेक्टर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ओनली अ इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर, नो फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल ही बन सकता है, कोई भी फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन डायरेक्टर की फॉर्म में अपॉइंट नहीं की जा सकती। उसके अलावा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो नो पर्सन शैल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी अनलेस हैज बीन अलॉटेड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर तब तक अपॉइंट नहीं होगा जब तक उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो, जो कि सेक्शन 144 में दिया जाता है, या कोई और नंबर जो कि सेक्शन 153 में बताए गए हैं, तब तक उसे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 53 अंडर डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। क्या बोला गया है, अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो जनरल मीटिंग के अंदर उसे अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए, तभी वो अपॉइंट किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर। उसके अलावा कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, अ पर्सन अपॉइंटेड और डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज डायरेक्टर एंड सच कंसेंट एज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
क्या बोला गया है, किसी भी पर्सन को तब तक एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है जब तक वो पर्सन अपनी कंसेंट ना दे दे कि हाँ वो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, डायरेक्टर का काम करने के लिए तैयार है कंपनी के अंदर, और वो कंसेंट को रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर सबमिट ना किया जाए। In case appointment of independent director in general meeting, explanatory statement for such appointment annexed to notice of general meeting shall included in statement of appointment of board he fulfill the condition specified in this act। क्या बोला गया है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है उसमें तो उसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है, तो जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होती है वो जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट है उसके साथ रजिस्ट्रार के साथ सबमिट करनी होगी। जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है वो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये क्या होता है, देखिए, DIN is an lifetime number. Only a single DIN is required for an individual. The concept of DIN was introduced by erstwhile Companies Act 1956 through the Companies Amendment Act 2006 as a part of MCA 21 project। क्या बोला गया है, DIN होता है वो एक लाइफ टाइम नंबर होता है। किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही बार DIN लेने की जरूरत पड़ती है। ये कंसेप्ट DIN का कब आया था, जो पुराना कंपनीज एक्ट है 1956 उसका लिया गया है, उसमें भी था। और इसे अमेंड कब किया गया है न्यू वाले में, जो मतलब जो कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट 2006 थी उसमें ये लिया गया था 1956 वाले एक्ट में। लेकिन फिर 2023 में 2013 में जब वो चेंज हो गया, लेकिन फिर भी वो वही रहा। द प्रोविजन रिलेटेड टू DIN फाइनली केम इफेक्टिव ऑन 30 जून 2007। कब आया था ये, 30 जून 2007 से स्टार्ट किया गया था। द डायरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी वर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर DIN टू सेंट्रल गवर्नमेंट and inform the company on obtaining it. The company in return was required to inform ROC. DIN was made a prerequisite of a person who intended to be a director in a company। अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे DIN लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सेक्शन 152 बताता है इसके बारे में। सबसे पहले बताया गया है फर्स्ट डायरेक्टर अगर अपॉइंट होता है तो वेयर प्रोविजन इज मेड इन आर्टिकल ऑफ कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर द पर्सन नेम्ड शो शैल बी फर्स्ट डायरेक्टर। ये बोला गया है अगर कंपनीज एक्ट के जब वो बना था तभी उसके आर्टिकल में बता दिया गया था कि ये पर्सन इस कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा तो उसे ही डायरेक्टर बनाया जाएगा। इन केस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी अंटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। क्या बोला गया है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, मतलब वो कुछ भी नहीं बताता है, उसमें किसी का नाम गिवन नहीं था, तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जिन्होंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, उस पर साइन वगैरह कर रखे हैं, अपनी डिटेल्स दे रखी हैं, उन्हें ही उस कंपनी का डायरेक्टर माना जाएगा पहला, जब तक कोई वो किसी को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर लेते कंपनी। उसके अलावा अगर वन पर्सन कंपनी है तो जो उसमें मेंबर होता है वही उसका फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर एट जनरल मीटिंग। अब फर्स्ट डायरेक्टर के अलावा अगर आप कभी बीच में अपॉइंटमेंट करना चाहें तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट है एनुअल रोटेशन। तो अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर एट एवरी जनरल मीटिंग नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। क्या बोला गया है, अगर कंपनी का जो आर्टिकल है वो ये नहीं कहता है कि सभी डायरेक्टर को एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होना कंपलसरी है, तो फिर जितने टोटल डायरेक्टर हैं उनका अगर 2/3 से कम जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्हें मान लिया जाएगा कि वो लायबल हैं किसके लिए, रिटायरमेंट के लिए। मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं उसके 2/3 से कम लोगों को हमें रिटायर करना है, उससे ज्यादा को हम रिटायर नहीं कर सकते। At the first general meeting, the public company held next after the date of general meeting at which the first director was appointed, and at every subsequent annual general meeting, the 1/3 of such director for the time being are liable to retire by rotation, or if there is number is neither 3 or multiply of 3, then the number nearest to 1/3 of shall retire from office। ये सारा आपको रोटेशन से रिलेटेड दे रखा है, आपको इतना जरूरी कंसेप्ट नहीं है, इसे आप रहने दीजिए। अब इससे आगे का कंसेप्ट आपका स्टार्ट होगा मीटिंग से रिलेटेड, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, ये सारा कंसेप्ट चलिए ये आपको करवाई देता हूँ, उसके आगे फिर देखते हैं। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग है सेक्शन 152(7)(a)। इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same date in the next week at the same time and place, if that were a national holiday, till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and same place। क्या बोला गया है,
अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं है, किसी को दोबारा अपॉइंट नहीं किया गया, अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई है डायरेक्टर्स की और कोई जनरल मीटिंग पड़ जाती है, तो उस जनरल मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा, मतलब पोस्टपोन कर दिया जाएगा अगले वीक में, उसी डेट उसी टाइम पर। लेकिन अगर अगले वीक में उस डेट उस टाइम पर कोई हॉलीडे वगैरह हो जाता है, तो उससे नेक्स्ट वर्किंग डे में उस टाइम पर वो मीटिंग दोबारा की जाएगी, तब तक कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना है। फिर है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। तो ये कैसे होता है, तो सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन बी बताता है इसके बारे में। इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड एंड द मीटिंग ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल डीम टू हैव रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न जनरल मीटिंग अनलेस, क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में भी कोई डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं करती है कंपनी, तो जो आपका डायरेक्टर रिटायर हो रहा था उसे ही हम मान लेंगे कि उसे दोबारा रीअपॉइंट करा जाएगा, यही माना जाएगा, डीम्ड हैगा ये। लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, अनलेस कब 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 नहीं माना जाएगा कि वही दोबारा रीअपॉइंट हो रहा है, तो एट द मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू मीटिंग एंड लॉस्ट। क्या बोला गया है, जो प्रीवियस मीटिंग हुई है उसमें इससे रिलेटेड रिजोल्यूशन लाया गया था कि रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, तो उसे फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। द रिटायरिंग डायरेक्टर हैज बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस द कंपनी टू बोर्ड एक्सप्रेसली हिज अनविलिंगनेस टू डू सो रीअपॉइंटेड। या फिर अगर जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसने कंपनी को रिटर्न में दे दिया है कि मैं दोबारा रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, तो फिर उसे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा ही इज नॉट क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, या फिर वो क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर उसे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना कंसेप्ट हमने आज की वीडियो में कवर कर लिया। अब इससे आगे का जो ये है राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, सेक्शन 160 से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के, इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।